हाय, मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 पर आप देख रहे हैं मनी मास्टर क्लास। हम सब अपनी जिंदगी में कितना कुछ प्लान करते हैं। शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, पढ़ाई कहाँ होगी, छुट्टियां कहाँ मनाने जाएंगे, इंटरनेशनल हॉलिडे में जाएंगे या फिर कहीं देश में ही घूमने जाएंगे, यहाँ तक कि अपना वीकेंड भी हम प्लान करते हैं। लेकिन क्या हम अपने रिटायरमेंट के लिए भी इतनी ही सीरियस प्लानिंग करते हैं? इसके बारे में सोचते हैं कि जब आप काम करना छोड़ेंगे और अपनी रिटायर्ड जिंदगी में कदम रखेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? और आप इसमें अकेले नहीं हैं। मनी 9 के वॉलेट सर्वे में भी यही सामने आया था कि 73% लोगों के पास कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। और अगर आप भी इसी 73% में शामिल हैं तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ प्लान अहेड के विशाल धवन है और आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग पर ही फोकस करेंगे। हाय विशाल, स्वागत है आपका। मैं मुस्कुरा के कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हम लोग रिटायरमेंट के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और मुझे लगता है एक सवाल जो हम सोचते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए शायद हम डिस्करेज हो जाते हैं, वो ये कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कितने रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, इसे कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल, जो आपने कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अ, हमें सबको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग करना, लेकिन हम शुरू कैसे करें, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो अ, हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा साइंटिफिकली अपना रिटायरमेंट कॉर्पस का जो प्लानिंग है वो ज़रा सोचिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोच लिया कि मैं अभी 50,000 रुपए पर मंथ स्पेंड करता हूँ, मैं और अपनी वाइफ। मैं आज लेट्स से 35 इयर्स का हूँ और मुझे रिटायर करना है जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा। तो मेरे पास अभी 25 साल पड़े हैं अ, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, और शायद मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एस्टिमेट है वो मैं शायद 80 इयर्स लूँगा। तो मैं 80 साल तक शायद हम लोग दोनों जिएँगे। तो 20 साल 60 टू 80 हमें अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को चलाना है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शायद आपको 1.2 करोड़ जो है, अगर इन्फ्लेशन 6% पर ईयर पे लगा और आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन की लाइन में हुए, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बट इन विद इन्फ्लेशन हुए, तो 1.2 करोड़ मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए होंगे जब मैं 60 होऊंगा। अगर आप इस तरह से साइंटिफिक प्लानिंग करें, और बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप ये एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो फिर आपको पता है कि ये जो जर्नी है वो एक लंबे टाइम की जर्नी है, और जितना आप अच्छी प्लानिंग करेंगे उसके साथ, उतना आपका आउटकम अच्छा रहेगा। ओके, तो पहले आपको देखना कि आपके खर्चे कितने हैं, फिर आपको देखना कि आप महंगाई को कैसे बीट करेंगे और कितने साल हैं आप देंगे। आपको अभी आप कितने दूर खड़े अपने रिटायरमेंट आप जब लेना चाहते हैं। विशाल, ये तो साइंटिफिक प्लान बना लिया, लेकिन ये बताइए कि किस एज में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू होनी चाहिए? क्योंकि अब क्या है, आजकल जो यंग है उनको लगता है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी किससे क्यों मैं रिटायरमेंट की चिंता करूँ, अभी तो मुझे जिंदगी जीना है, यू ओनली लिव वंस, लेट मी एंजॉय लाइफ। थोड़ा और तो रुक जाते हैं। तो क्या आप कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोलते हैं कि आपको अब शुरू कर देना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? मैं तो एक्चुअली हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आपकी पहली सैलरी आती है, तभी से आप रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या है कि आपके बाकी जो भी गोल्स हैं, घर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, शादी, इन सब के लिए आपको लोन मिल सकता है, लेकिन जो आपकी रिटायरमेंट है उसके लिए आप कभी कोई भी लोन नहीं देगा। और जितना आप ज़्यादा टाइम अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को देंगे, उतना आपको ये एडवांटेज है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोचे कि नहीं, जब मैं 25 साल का हूँ तो मैं बहुत यंग हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 35 इयर्स के बाद आपको डेफ़िनेटली अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम दूसरा भी है कि जब आप सोचेंगे कि मेरा जॉब कब तक चलेगा, आप देखेंगे कि पहले लोग रिटायर करते थे 60 पे, फिर वो 58 हो गया है, और जैसे कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग 45, 50, 52 पे ऑटोमैटिकली अपना जॉब खो देते हैं, और फिर उनको वापस जॉब मिलता ही नहीं है। तो आपके पास बहुत कम साल है सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, और आपके पास बहुत लंबा रिटायरमेंट ऑटोमैटिकली हो जाएगा
एज अर्ली एज पॉसिबल। आई एम कंप्लीटली विथ यू। जब आप कहते हैं ना कि पहली सैलरी जब मिलती है ना, इनफैक्ट तभी से अगर प्लान कर लें तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि एज विशाल ने पॉइंट किया, आपको घर खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए लोन मिल जाएगा, रिटायरमेंट के लिए तो नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि कौन से वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो किए जा सकते हैं रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने आप से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी में काम करते हैं और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट हर महीने कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे, तो ये डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो आप वहाँ पे स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब आपकी इनकम जैसे बढ़ती रहेगी, आपकी सेविंग्स उसके साथ अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बढ़ते जाते हैं। और मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप स्पेसिफिकली रिटायरमेंट उस प्रोडक्ट के नाम में है या नहीं, उस पे ज़्यादा फोकस मत करें। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड या तो इंडेक्स फंड यूज करेंगे, वो भी एज इफेक्टिव हैं। इनफैक्ट शायद ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं रिटायरमेंट सॉल्यूशंस के बेसिस पे। और जब आपके पास बहुत टाइम है तो आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो वॉलेटिलिटी होती है इक्विटीज की, उसका एडवांटेज मिलता है कि आपके पास इनफ टाइम है सेव करने के लिए। तो एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड, एक्टिव और पैसिव, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओके, थैंक यू सो मच विशाल मनी 9 में जुड़ने के लिए। तो विशाल धवन बोलते हुए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं शुरू की है तो अब कीजिए शुरुआत, और रिटायरमेंट प्लान से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। अगर आपके पास है लंबा समय तो अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।